हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हमने प्रयास किया है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में वो अच्छे प्राप्तांक प्राप्त कर सकें, और इसी के लिए सभी स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से सिविल सर्विस दे रहे हैं उन सब का द इकोनॉमी का IAS यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी मैं आपको प्रारंभिक जो पहले हो चुके यानी पूर्व वर्षों के मुख्य परीक्षा के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस आए, वो कैसे लिखना चाहिए, क्या कंटेंट देना चाहिए, शब्द सीमा कैसे हम मैनेज करें, समय अवधि का मैनेजमेंट कैसे हो, इस पर मैंने एक प्रयास किया है। अधिकतर तो मेरे इंग्लिश मीडियम में आप लेक्चर देखोगे इस द इकोनॉमिक IAS में, लेकिन मैं कुछ आप लोगों के लिए हिंदी में भी डालूंगा, और अगर आप ज्यादा छात्र होंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं हिंदी में भी आपके लिए लेक्चर तैयार करूंगा। इसके साथ साथ 2026 का जो मुख्य परीक्षा अगस्त में होने वाली है उसके लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोगों को बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी प्रत्याशित क्वेश्चनों का विश्लेषण करूंगा। क्या उनमें लिखा जाना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों को लगभग 4000 वर्ड लिखने होते हैं और उस हिसाब से आपका 25 वर्ड्स पर मिनट समय मिलता है, यानी 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस में मात्र आपको 10 मिनट मिलेंगे लिखने के लिए। 10 मिनट से अगर आप 1 मिनट ज्यादा करते हो तो आपका समय प्रबंधन हाथ से निकल गया। और इसे करने के लिए जो हम पूर्व वर्षों के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस करके लिखें तो आप यूज्ड हो जाओगे और एक आपका नॉलेज का भी बिल्डअप होगा, आपकी आदत भी बनेगी कि अच्छा आंसर लिखने की। और यदि आप सीधे मुख्य परीक्षा में जाके लिखोगे तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं समझता नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तभी होगा जबकि आप घर पे बैठ के बढ़िया सी प्रैक्टिस कर लें, रिपीटेड आपका क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस, टाइम बाउंड मैनर में स्पीड आपके सही होनी चाहिए, ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस स्पीड के साथ होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी डेवलप करने के लिए ही आप लोगों के लिए ये मेरा एफर्ट है, ताकि आप लोगों को बहुत हद तक इससे फायदा हो सके। और इसमें वही बच्चे अपना इन वीडियो को देखने में समय लगाएं जो वास्तव में गंभीर क्वालिटी के बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अन्यथा की स्थिति में बड़े कॉर्पोरेट बड़े बड़े कोचिंग खुले हैं, वो केवल नाम चस्पा करने के लिए है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी क्राउड में घुसे हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, और मोटी मोटी फीस भी आप दे रहे हैं, बट रिजल्ट्स आपके जीरो आ रहे। तो उसी समस्या के समाधान के लिए आखिर आपका प्री तो क्वालिफाई कर जाते हो बड़े इजीली, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, उसमें लिखना पड़ता नहीं है, तो लिखना पड़ेगा। तो उसी पर आज एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो 2018 में 15 प्राप्तांकों का और 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मिनट में 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा क्या ये क्वेश्चन जानना चाहता है, फिर इसमें क्या क्या आपको कंटेंट देना है, यानी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा नहीं, संगठन आंसर का कैसा होना चाहिए, और किस तरह से आपको लिखना चाहिए ताकि आप बढ़िया प्राप्तांक GS इकोनॉमी के पोर्शन में प्राप्त कर सकें। देखिए ध्यान से समझिए, बागवानी फर्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहां तक सफल हुआ? ये बड़ा सिंपल प्रश्न है। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो इसमें ये पूछा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का हमें रोल देखना है, इसकी क्या भूमिका है और किस क्षेत्र में भूमिका देखनी है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादकता बढ़ाना, नंबर 3 फार्म की आय बढ़ाना, और नंबर 4 जो क्वेश्चन पूछा है किसानों की आय बढ़ाने में कहां तक, ये पॉइंट देखिए, यानी किसानों की आय बढ़ाने में ये कहां तक उसकी लिमिट बतानी सफल हो, ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। तो
तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लागू हुआ, ये तो बहुत जरूरी नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा। इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य आपको समझ में आ गया तो समझ लो ये आपका पूरा आंसर ही समझ में आ जाएगा। देखो, भारत सरकार ने डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स की बात की, ये क्वेश्चन 2018 में आया, और डबलिंग इनकम का कंसेप्ट भी लगभग तभी आया अगर आप देखोगे तो। उसके लिए बागवानी फसलों पर ज्यादा बल है। अब जब मैं बागवानी फसलों की बात करता हूं, फल, सब्जी, मेडिसिनल यानी दवाई वाले प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, मसाले, मिर्चा, गरम मसाले आदि, ये सब हमारी किस में आएंगे? ये सब हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आएंगे या बागवानी फसलों के लिए। अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन का क्या उद्देश्य था? अगर आप देखें, इसका मुख्य उद्देश्य था बागवानी फसलों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, एक समन्वित विकास करना। जैसा कि मैंने कहा, फल, सब्जी, दवाई वाले पौधे, एरोमेटिक पौधे, गरम मसाले आदि, इनका उत्पादन क्या करना? इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उत्पादकता, उत्पादन बढ़ाना, फार्म की आय बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर जनते। और ये तभी संभव होगा जबकि हम संधारणीय बागवानी फसल उगाने की नीति का अनुसरण करें। यानी नेशनल राष्ट्रीय बागवानी मिशन का यह भी उद्देश्य था कि एक संधारणीय कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी नीति लागू होनी चाहिए और संधारणीय बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाना चाहिए। यह सरकार का लक्ष्य था इस क्षेत्र। ये बात समझ में आ गई होगी कि उद्देश्य क्या था। अब मैं आपसे बात करूंगा दो शब्दों के अंतर की, जो आपको समझ में आना चाहिए। वो दो शब्दों का अंतर क्या है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा आप वो भी समझिए। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, उत्पादन, जैसा कि आपने प्रश्न को समझ लिया। अब थोड़ा सा दो चीजें समझिए कि उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर है। यदि मैं इस y अक्ष पर उत्पादन एवं उत्पादकता और x अक्ष पर यदि मैं भूमि की मात्रा, किसमें? एकड़ में, ये हमारा उत्पादन फलन है। ओके, सपोज हमने यहां पर 1 एकड़ भूमि ली जिसे मैं OX मान लेता हूं। ये जो OX दूरी है, ये सपोज ये जो दूरी है ये रिप्रेजेंट करती है 1 एकड़ भूमि। इस भूमि में जो उत्पादन था OQ था। सपोज ये मान लेता हूं मैं ये 5 क्विंटल था। ठीक है जी। अब जैसे ही हमने राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू किया, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और ये प्रोडक्टिविटी OP से बढ़कर OP डैश हो गई। यानी अगर हमने ये एकड़ में ही बात करें, प्रोडक्टिविटी पहले कितनी थी? 5 क्विंटल थी, अब ये बढ़ के 7 क्विंटल हो गई। यानी इसमें ये 2 क्विंटल की एडिशनल प्रोडक्टिविटी P बढ़ी। क्यों बढ़ी? ये तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ये कुल उत्पादन बढ़ा। सपोज ये 5 क्विंटल से यहां 25 क्विंटल हो गया। हम यहां पे अगर जमीन ले रहे हैं 1 एकड़, लेकिन ये जो उत्पादन है ये ज्यादा भूमि में शो करेगा। प्रोडक्टिविटी तो केवल 1 एकड़ में शो कर रहे हैं, उत्पादन ये सपोज ज्यादा भूमि है, यानी 3 एकड़ जमीन मान लो, होना चाहिए था 15, हो गया 25। किसकी वजह से? प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से। तो दो शब्द आपको क्लियर हुए कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन क्या है। अब जरा आइए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पे, और पहला उसका क्वेश्चन था उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कारण सबसे पहला रीजन रहा, किसानों को ये समझ में आ गया
कि यदि वो परंपरागत कृषि करेंगे, खाद्यान्न उत्पादन, गन्ना उत्पादन, तो पर एकड़ उनके लाभ कम रहेंगे, जबकि बागवानी फसलों में पर एकड़ लाभ और आय ज्यादा होगी। इसकी वजह से जो क्षेत्र था वो परंपरागत फसलों से निकलकर बागवानी फसलों के अधीन आ गया और परिणाम क्या हुआ? बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझिए, सरकार ने जो किसान बागवानी फसल पैदा करेंगे उनके लिए वित्तीय सुविधाएं यानी साख, व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, सहकारी बैंक, सरकार खुद उन्हें वित्तीय सुविधाएं देने लगी। किस किस काम के लिए देने लगी आपको वो भी समझना चाहिए, ताकि वो बाग लगा सकें, बागवानी फसलों के लिए बाग लगा सकें, ताकि वो नर्सरी लगा सकें, ताकि वो एक सुरक्षित कृषि कर सके। इन बागवानी फसलों के लिए इस प्रकार की वित्तीय सुविधाएं दी। इसके अलावा सरकार ने फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा दिया। विविधीकरण का मतलब होता है फसल प्रतिरूप को आप समझिए, एक समय बिंदु पर विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्रफल, अगर आप देखें 1990 में 2006-7 कुल कृषि भूमि का लगभग 10% बागवानी फसलों के अधीन था। अब ये 16-17% से भी ज्यादा हो रहा है। यानी किसकी वजह से? हमारी परंपरागत फसलों की भूमि कम होती जा रही है और बागवानी फसलों की भूमि अधिक होती जा रही है। किसकी वजह से? प्रति एकड़ लाभ की वजह से, लोगों की आय बढ़ने की वजह से, लोगों का उपभोग का पैटर्न बढ़ने की वजह से, लोगों की बागवानी फसलों की लगातार मांग बढ़ने की वजह से। कई सारे फैक्टर हैं और परिणाम क्या हुआ? जब विविधीकरण होगा, इस क्षेत्र में ज्यादा क्षेत्रफल आएगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और लगातार बढ़ रहा है। इसका रीजन भी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इन सारी फसलों के उत्पादन। एक पॉइंट समझ में आ गया किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने उत्पादन बढ़ाया। अब मैं बात करूंगा उत्पादकता। आखिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाया? नंबर फर्स्ट पॉइंट, सरकार क्या कर रही है? गुणवत्ता वाले पौधों का जो मटेरियल है उसे प्रदान कर रही है, उच्च उत्पादक बीजों की पूर्ति कर रही है, उच्च उत्पादक बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की सप्लाई कर रही है। परिणाम क्या हो रहा है? हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इसी तरह से आधुनिक तकनीकी, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, बागवानी फसलों तकनीकी। आधुनिक तकनीकी में क्या आ जाएगा? ड्रिप इरिगेशन है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। पानी के अंदर जैव उर्वरकों को मिलाने वाली तकनीकी, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ग्रीन हाउस बना देना ताकि उत्तम गुणवत्ता वाले फल और सब्जियों का उत्पादन हम कर सके। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आए। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र सर्वाधिक दशहरी उत्पादन करता है, जैसे बिहार का मालदा। ये जो दशहरी आम है विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, कई बार डेवलप्ड कंट्री जैसे ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, एक्सेट्रा। मैं जब लखनऊ में था मैंने देखा एक बार, जो 2006-7 की मैं घटना बता रहा हूं, कि जैसे ही हमने ब्रिटेन को दशहरी आम एक्सपोर्ट किया उन्होंने वापस कर दी कि भाई इसमें शुगर कंटेंट हमारी आवश्यकता से ज्यादा है, जो आम का साइज है वो छोटा बड़ा है, वो हमें नीचे एक साइज आने चाहिए। अब सरकार ने उसके लिए ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, यानी ऐसे आवरण वातावरण का निर्माण करना जिसमें फलों का आकार बिल्कुल हमारी जरूरत के हिसाब से हो, उसमें जो शुगर कंटेंट है या अदर कंटेंट्स हैं वो हमारी जरूरत के हिसाब से है,
ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षित करना कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, ये सारा उन्हें प्रशिक्षण देना। और इसी तरह से इसके अलावा क्या, जो हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी पौधों को पोषण प्रदान करना, एक समन्वित पौध पोषण नीति का निर्माण करना और उसे लागू करना। उसी तरह से एक समन्वित कीटनाशक नीति को लागू करना, ताकि हमारे जो फल और सब्जी के बागान हैं उन्हें कीट पतंगे नुकसान ना पहुंचा सके, ऐसी प्रक्रिया अपनाना। ये सारी जो व्यवस्थाएं भारत सरकार ने की, इनके परिणाम स्वरूप उत्पादकता इन फसलों की लगातार बढ़ी। अब हम बात करेंगे कि भाई फार्मर्स इनकम किस हद तक बढ़ी। देखिए, अगर आप विगत एक दशक का मूल्यांकन करें, 2016 से लेकर 2026 तक, किसानों की इनकम में हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हुई। हमारा जो डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर का टारगेट था, उसमें तो डबल ही करना था, और इसमें डबल से भी ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुई है? क्योंकि उत्पादन बढ़ा, जिसने किसानों की आय को लगातार बढ़ावा दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि इसके अलावा अगर आप देखोगे, भारत सरकार ने जो कृषि कीमत नीति अपनाई, उसमें आप कभी भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देखोगे, लेकिन हमारा जो अदर क्रॉप्स हैं उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस रेशो में नहीं बढ़े जिस रेशो में आपके मार्केट प्राइस बढ़े हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की। मेरी बात समझना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सबके बढ़े, चाहे वो दालें हो, चावल हो, गेहूं हो, सबके बढ़े, चना हो, पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, जिस तेजी से उनके मार्केट प्राइस बढ़े, उसके परिणाम स्वरूप इन फसलों के उत्पादकों की आय में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा किसानों की आय बढ़ने का एरिया बढ़ना, उत्पादकता बढ़ना, सरकार की समर्थन नीति होना, यानी आर्थिक सहायता की नीति होना, ये सारे फैक्टर किसानों की आय को डबल से भी ज्यादा बढ़ाने में, कौन से किसानों की, जो हॉर्टिकल्चर में लगे, और उसी वजह से अधिकतर किसान आज की तारीख में मोटिवेट हो रहे हैं, और यही कारण रहे कि फार्म की इनकम बढ़े। ये तो स्टूडेंट्स को कंटेंट था जो उस क्वेश्चन में लिखना था, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था, मैं उसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने उसे बोर्ड पे देख लिया एक बार। अब आइए इसका स्ट्रक्चर कैसा। देखो, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है 250 वर्ड्स और 10 मिनट में देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 8 मिनट तो एक्सपेंशन लिखने के लिए, 1 मिनट इसके लिए, 1 मिनट इसके लिए, वास्तव में बचता तो आपका 7 मिनट है। 1 मिनट तो आपका इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, तो आप कभी भी समय प्रबंधन, शब्द सीमा प्रबंधन में मार नहीं खाओगे। ये बात आपको ध्यान करके समझनी है। प्रस्तावना, अब इसमें आपको कितने 25 वर्ड्स तो यहां लाने हैं, 25 वर्ड्स यहां और 200 वर्ड्स यहां। इसमें आपको कितने 50-50 वर्ड के 4 पॉइंट लिखने। कौन कौन से? उत्पादन बढ़ाने वाले, उत्पादकता बढ़ाने वाले, उत्पादकता, और ये आपका फार्म की आय बढ़ाने वाले और किसानों की आय बढ़ाने वाले। और जितना मैंने बोला है उससे आप अपने आप 50-50 वर्ड, और यहां पे कंक्लूजन करोगे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल हो रहा है, और भविष्य में भी, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ रहा है, उत्पादकता भी बढ़ रही है, फार्म आय भी बढ़ रही है, किसानों की आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी वृद्धि। विद्यार्थियों, ये आज का मैंने टॉपिक इस तरह से आपको समझा के पूरा किया। मैं समझता हूं ये मेरा प्रयास आप लोगों के लिए बड़ा सार्थक होगा।
लेकिन वही बच्चा इसे समझ पाएगा जिसके पास समझने की बौद्धिक क्षमता है। जो बच्चा किसी व्यक्ति विशेष के व्योम मोह में घुसा हुआ है और भीड़ में और वीडियो देख देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसका कभी सिलेक्शन होगा। यहाँ मैं मुखर्जी नगर में और इधर पढ़ाते पढ़ाते 2006 से हूँ, आज 26 होगी, लगभग 20 साल से पढ़ा रहा हूँ इधर, और 6 साल मैंने लखनऊ भी पढ़ाया, देश के दूसरे भागों में भी पढ़ाया। मेरा अनुभव यह है कि लोग 10-10 साल तक मेंस लिखते हैं और एक भी मेंस क्लियर नहीं हो पाता, और उसका मेन कारण है चीजों को सही से व्यवस्थित रूप से नहीं समझना। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नाम ले लेंगे, क्लास कर लेंगे, बच्चे माँ बाप का बड़ा पैसा खर्च कर लेंगे और रिजल्ट उनका खाली हाथ और यहाँ से लौटेंगे। ऐसी स्थिति आपकी ना हो, इसलिए आप इन वीडियो को गंभीरता से लें। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जरा मोबाइल नंबर भी देख लें, 9999237051। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याएं। मैं अवेलेबल रहता हूँ इवनिंग के टाइम में, तो आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन इवनिंग का टाइम सदैव 7:30 बजे के बाद। ठीक है, धन्यवाद।